है एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारी ज्योग्राफी की जो 8 क्लास की हमने स्टार्ट कर की क्लासेज। ये है हमारा 3rd चैप्टर कृषि के बारे में। आज हम जानेंगे कृषि के बारे में, यानी कि वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि, कितने प्रकार की कृषि है, व्यापारिक, स्थानांतरित, इन सभी के बारे में। कुछ ही इसके साथ साथ हम कुछ फसलों के बारे में भी जानेंगे कि उनके लिए कितना तापमान, पानी, वर्षा, ये सभी कितनी मात्रा में उन सभी के लिए जरूरी है। जैसे कि चावल की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि के लिए, और हो गई चाय, कहवा, कॉफ़ी, इन सभी के बारे में जो इनकी अलग अलग स्थिति है, इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, ये छोटी ही एक समरी दी गई है, कुछ बच्चों के बारे में बताया है। देखिए, गुरप्रीत और मधु टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा था। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी उसमें खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसको आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। यानी कि क्या बताया है किसान ने कि सबसे पहले बुआई, खाद वगैरह डाल करके गेहूं को उगाएंगे। उसके बाद गेहूं को क्या करेंगे, अच्छी कीमत पर बेच के उसके आटे से डबल रोटी और बिस्कुट बनाएंगे। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, ये सभी क्रियाएं इनमें भी शामिल है। सबसे पहले देखिए, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। पहला क्या है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत क्या है, उन सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे कि कृषि हो गई, मत्स्य पालन, संग्रहण, इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं क्या है, इन्हीं के बाद में, यानी कि द्वितीयक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यानी कि इन्हीं संसाधनों से क्या होगा, इस्पात विनिर्माण हो गया, डबल रोटी पकेगी, कपड़ा बुनना हो गया। फिर इसके बाद होता है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग देती हैं। जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण है। आज हम जानेंगे प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि कृषि के बारे में ही। ये देखिए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे, लैटिन शब्दों से एग्र या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। हमारा कृषि है चैप्टर आज का। इसके बारे में देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इन सभी में शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, यानी कि कृषि में ही लगे हुए हैं 50%। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। आगे देखिए, अनुकूल स्थलाकृति मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां पर फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक, यानी कि कारक कौन से हो गए, हमारी स्थलाकृति हो गई, जलवायु हो गई, वहां पर वर्षा कितनी हो रही है, इस प्रकार से। ये देखिए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कुछ। एग्रीकल्चर, इसका अर्थ क्या है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, खेती भी इसको कहते हैं। अगला हमारा है सेरीकल्चर। ये एग्रीकल्चर कल्चर से रिलेटेड दिए गए हैं। देखिए, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है, किससे रिलेटेड है, रेशम के उत्पादन से। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। अगला हमारा पीसीकल्चर, यानी कि मत्स्य पालन हो गया, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना। विटीकल्चर, द्राक्षा कृषि, यानी कि अंगूरों की खेती करना। और हमारा अगला हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग एवं सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ये सभी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको याद रख लेना। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है और इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, यानी कि किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है कृषि के लिए। सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी एवं कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं कृषि के लिए। ये क्या है, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, यानी कि सिर्फ भूमि के बारे में दी गई है। क्या होगा, जुताई, बुआई होगी, छिड़काव होगा, रसायनों की जरूरत पड़ेगी, बीज की जरूरत पड़ेगी और मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। और ये किसान अपनी मेहनत से क्या करेगा, फसल उगा लेगा। ये है भौतिक और मानवीय कृषि निवेश। अगला ये देखिए, भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। मानवीय कृषि निवेश यानी कि मनुष्य से रिलेटेड।
रसायन हो गए, मशीनरी हो गई, यानी और इसकी मेहनत हो गई। माफ करना, भंडारण हो गया। और प्राकृतिक भौतिक क्या है, भौतिक निवेश देखिए, प्रकृति से हमें क्या क्या चाहिएगा, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ढाल, मृदा, वर्षा, भूमि, ये सभी हमें भौतिक निवेश हो गए। इसलिए कृषि के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, भौतिक और मानवीय दोनों निवेशों की जरूरत होगी। कृषि के प्रकार, ये पहले आप जैविक कृषि के बारे में देखिए, साइड में एक दिया गया है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक माफ करना गला, देखिए इस प्रकार की कृषि में क्या है, रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि के लिए फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ये क्या है, जैविक कृषि के लिए क्या रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का यानी कि प्राकृतिक पीड़नाशी का उपयोग किया जाता है। कृषि के प्रकार देखिए आगे, कितने प्रकार की खेती की जाती है कृषि हमारी। विश्व में विभिन्न कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं के आधार पर, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, और ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। पहला होगा हमारा निर्वाह कृषि। क्या है, देखिए इस प्रकार की कृषि को कृषक प्रकार की आवश्यकताओं परिवार की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए की जाती है कृषि, इसलिए क्या कहते हैं इसको, निर्वाह कृषि। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, एक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही परिवार आपस में मिलकर के सभी परिवार वाले क्या करते हैं, कृषि करते हैं, मेहनत करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि एवं आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि क्या है, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, और चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि क्या है, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल किए गए हैं। गहन निर्वाह कृषि क्या है, इसमें छोटे से जो है भूखंड हो गया, छोटा सा हिस्सा हो गए, खेत हो गए, वहां पर जो है साधारण यानी कि एक किसान, जो हमारे आसपास किसान देखते हैं ना, हम हमारे घर में भी किसान है, खेती करते हैं, हम किस चीज से करते हैं, साधारण औजारों से। इस प्रकार से वे खेती करते हैं, कोई चावल उगाता है, या कोई दलहन, कोई तिलहन, इन सभी की गेहूं, मक्का, ये सभी कृषि करते हैं। आदिम निर्वाह कृषि, इसमें क्या हो गया, हमारी स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हो जाएंगे। हमारे देखिए स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, स्थानांतरित कृषि कहाँ की गई है, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट करके जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, और तब राख को मृदा में मिला दिया जाता है, तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कृतन एवं दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं। यानी कि क्या है, वहां स्थानांतरित कृषि हो गई, एक तो स्थान चेंज करके हो गया इसका नाम, और कर्तन दहन यानी कि क्या करते हैं, कुछ वर्षों तक वहां पर खेती करेंगे, जब वो उपजाऊ नहीं होगी तो क्या उसको छोड़ करके अलग स्थान पर चले जाएंगे, यानी कि वहां की जो पेड़ पौधे हैं उनको जला करके साफ करके जगह को, तब वहां पर खेती की जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं। चलवासी पशुचारण देखिए, सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है। कौन सी, चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, और इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक या फिर बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और अपने परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यानी कि पशुओं से ये क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, ये सभी क्या है, प्राप्त करते हैं चलवासी पशुचारण से।
इस प्रकार से ये चलवासी पशुचारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए कृषि करती हैं। हमारे यहाँ पर स्थानांतरित कृषि के जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। स्थानांतरित कृषि, इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील और लदांग होगी मलेशिया में। इसको अलग अलग नामों से यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। चलवासी पशुचारण हो गया जो कि अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। किस वजह से जाते हैं? कहीं पर जो है मौसमी घटनाएं होती हैं अलग अलग, उनकी वजह से इनको अपनी जगह पर छोड़ करके जो है अपना रहन सहन सब जगह वहां पर जा करके अपने पशुओं को अपने साथ लेकर जाते हैं परिवार के लिए। जिस इनसे पशुओं से क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस, खाल, ऊन, इन सभी से क्या करते हैं? ये अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि हो गई। वाणिज्यिक कृषि के बारे में देखिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें क्या है? विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि कुछ इस प्रकार से शामिल है। वाणिज्यिक कृषि किस लिए की जाती है? यानी कि व्यापार के लिए। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं और अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में देखिए, अगला हमारा हो गया मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि। रोपण कृषि क्या हो गया? देखिए आप, रोपण कृषि में वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। इनमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि ज्यादा मोटे तौर पर क्या होगा? पूंजी की आवश्यकता होगी, मेहनत भी होगी। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल एवं विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण है। किसके लिए फेमस है? मलेशिया जो है रबड़ के लिए, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय। मुख्य फसलें देखिए आप, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा क्या है? पेय फसलें हैं। अब हम इन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। जूट, कपास, चाय, कहवा और मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, इन सभी की जो है अनुकूल परिस्थितियों के बारे में। ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। चावल की कृषि, ये एक रोपण कृषि है। ये देख, चावल को रोपते हुए दिखाए यहाँ पर। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान होगा, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, यानी कि ज्यादा जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है। चीन, इसके बाद क्रम से भारत हो गया, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि इसके लिए चावल के लिए अनुकूल जलवायु की आवश्यकता है। गेहूं के लिए देखिए, गेहूं में वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होगी। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। किस मृदा की आवश्यकता होगी? दोमट मृदा की। अगला देखिए, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। आपसे पूछ सकता है भारत में कौन सी ऋतु में उगाया जाता है गेहूं? शीत ऋतु में। मिलेट देखिए, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है।
ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च उच्च से मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होगी। ज्वार बाजरा रागी, देखिए ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाते हैं। अगला है नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ये है मक्के की कृषि। यहाँ पर मक्का की कृषि के कुछ चित्र दिए गए हैं महिलाओं का। मक्का के लिए क्या चाहिए? इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होगी। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होगी। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। अगला हमारा कपास हो गया। कपास के बारे में देखिए, इसकी वृद्धि के लिए, कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होगी। यह काली और जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छी उगेगी। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आगे देखिए भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कच्चा माल किसके लिए है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ये साइड में हमारे लिए कॉफी के पौधे की खोज किसने की थी? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम के एक अरबवासी, जो कि बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देख करके परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। इस प्रकार से कॉफी के पौधे की खोज हुई थी। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉर्न। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। मक्का की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व में। अगला होगा हमारा, अगली फसल होगी हमारी पटसन की। देखिए आप, इनको सुनहरे रेशे के नाम से किसको जानते हैं? पटसन को के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और भारत, बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अगला होगा हमारा कॉफी। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राजील कॉफी का एक अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। ब्राजील सबसे आगे है। ये देखिए कॉफी की कृषि के यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। अगला होगा हमारा चाय के बागान। ये देखिए चाय की रोपण कृषि। चाय कहाँ पर और किस चीज की जरूरत है चाय के लिए? कैसा मौसम? बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय पदार्थ है ये। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु होगी। वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होगी। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होगी। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की, यानी कि मेहनत के लिए मजदूरों और श्रम की आवश्यकता होगी, मेहनत की। कृषि का विकास। अगला हमारा कृषि का विकास होगा। देखिए आप, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, यानी कि कृषि का विकास किन किन चीज़ों से होगा? अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करे, अच्छी जमीन के ऊपर अपनी धरती है, जमीन, मिट्टी, इसको संभाल कर रखे। ज़्यादा जो कीटनाशी दवाइयाँ हैं इनका यूज ना करे, बल्कि जो अच्छी गुणवत्ता वाले कीटनाशक हैं उनका उपयोग करके, अच्छे से मशीनीकरण का उपयोग करके। क्योंकि मेहनत, यानी कि जो मजदूरों से हम करवाते हैं किसी से भी, या फिर हम किसान खुद करते हैं इससे, और अगर हम मशीनों से करवाते हैं तो क्या होता है? काम जल्दी होता है और अच्छे से भी होता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां पर छोटी जोतों एवं सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के कृषि के विषय में जानेंगे। यानी कि जब भारत की बात आएगी ना, तो क्या होगा?
मेहनत मजदूरी एक छोटा किसान छोटी छोटी मशीनों से जो है अपना फार्म चलाएगा। इससे क्या होगा, वो एक यानी कि क्या करेगा, थोड़े समय के लिए यानी कि छोटे छोटे खेत जोतेगा, छोटा फार्म होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, सभी काम मशीनों से होंगे और वहां पर किसान क्या होगा, एक व्यापारी के रूप में काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं ना, किसी के पास खेत हो गया वो किसान हो गया, लेकिन वहां क्या होगा, वहां पर किसानों को एक व्यापारी के रूप में देखते हैं। इस तरह से बड़े बड़े फार्म होंगे। इसलिए भारत का फार्म देखिए आप, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में क्या है, आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। इसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास क्या है, मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार में वर्ष के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल, दालें भी उगाता है। किसान क्या है, अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने क्या है, खेत में सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक छोटा सदस्य है, वहां एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन एवं स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपायों एवं कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं और कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए भी ऋण लेता है। यानी कि क्या, बैंक से ऋण लेना। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेच देता है और अधिकांश किसानों के पास क्या है, भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने के पास भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये सिर्फ क्या है, हमारे इंडिया के बारे में बताया है कि भारत में किस तरह से कृषि का एक फार्म है, किसी किसान के पास वो किस तरह से खेती करता है, यानी कि ऋण भी लेना पड़ता है उसको उत्तम उच्च किस्म के जो है बीज, खाद वगैरह खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए। अब आप संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म के बारे में देखिए, दोनों की तुलना आप अपने मन में पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म का औसत आकार क्या है, भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर और हमारे क्या था 1.5 हेक्टेयर था। ये देखिए 250 हेक्टेयर होता है और किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ की उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो कि होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। इसके पास कितनी हेक्टेयर भूमि है, 300 हेक्टेयर। वह अपने खेत में क्या करता है, मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण एवं प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है और यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी सहायता करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों और क्या है, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर, ये देखिए थ्रेसर का उपयोग करके कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यापारी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। ये था एक संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म। यहाँ पर देखिए मशीनीकृत खेती, कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनें लगी हैं, कितने जो लोग ये खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कीटनाशकों का छिड़काव, ये देखिए जहाज से किया जा रहा है कीटनाशकों का, इतनी दूर में, यानी कि 300 हेक्टेयर भूमि है उसके पास, एक के पास, इसलिए वो एक व्यापारी के रूप में काम करता है। और एक हमारा भारत का किसान है, देखिए थोड़ी सी उसके पास भूमि है, देसी बैलों से क्या है, हल जोत रहा है खुद। उसके बीजों के लिए, उत्तम किस्म के बीज लेने के लिए हो, या फिर कोई कीटनाशक दवाइयाँ खरीदनी हो, या फिर कुछ औजार खरीदने हो, इन सभी के लिए उसे बैंक से ऋण लेना पड़ता है। फिर क्या होगा, फसल अच्छी हो गई तो ऋण चुका देगा,
कुछ जो है पैसे बच गए तो उससे अपनी गृहस्थी चला लेगा। इस तरह से क्या है, एक हमारे भारत के बारे में और एक हमारे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको पढ़ने से ही पता चल गया कि जो क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में और भारत में जो है क्या है फसलों में और जो तकनीक है उन सब में कितना डिफरेंस है, किस वजह से वो आगे हैं। ये देखिए, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध होती है। आगे देखिए, हमारा कुछ होगा इम्पोर्टेंट। ये कॉफ़ी के बारे में हमने पढ़ लिया था और देख लेते हैं। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमने कर लिया था। साइड में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दे दिए जाते हैं जिनको शायद हम कभी कभी छोड़ देते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो आज का चैप्टर ये जैविक कृषि भी हमने पढ़ लिया, यानी कि ये कृषि का चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। जब आप इस चैप्टर के वन लाइनर पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब 8 क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, आई प्रॉमिस मैं आप सभी के लिए वन लाइनर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लेकर के आऊँगी, वो आप जरूर देख लेना, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा। 6th 7th क्लास मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है, आप वीडियो जा करके देख लेना। और जो वीडियो जिन्होंने पहले देख रखी हैं वो क्या है कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। कभी कभी जो है वीडियो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कोई और वजह हो जाती है, वीडियो नहीं मिल पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली आपको एक वीडियो एक चैप्टर की ज़रूर मिले। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे मेरा साथ देना, मुझे सपोर्ट करना और सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से करना ताकि आपका सीटेट क्लियर हो जाए एक ही बार में। सभी को जो है एग्ज़ाम के लिए गुड लक, तैयारी करते रहो और अपना नाम बनाओ। बाय बाय।